Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing SST Class 8. Children, this is your book, Time Travelers, Unraveling History's Mysteries. So, children, today we are going to start with chapter number 7 and the name of the chapter is Women and Reformers. So, here you can see there is a picture of some social reformers. You have to name them. The British has set up an administrative system to maintain law and order. So Britishers ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश कर दिया था जो लॉ और ऑर्डर को देखा करता था एंड प्रोवाइड पीस एंड सिक्योरिटी, और ये पीस और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता था. They also promised not to interfere in the social and religious matter of India. इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि जो इंडिया के जो सोशल और रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे. The spread of humanism, rationalism and liberalism in England also made the British change their attitudes toward India. So Britishers का attitude change हुआ इन सारे features की वजह से. These ideas made the British as well as Indian reformers take steps towards reforming society. So इन ideas की वजह से जो Britishers थे और जो Indian reformers थे उन्होंने कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जिससे सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सके. द एजुकेटेड इंडियंस हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट्स स्टार्टेड रियलाइजिंग द रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी. ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने एजुकेट किया था, हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न थॉट्स, ये वेस्टर्न थॉट्स इन्फ्लुएंस थे एंड इन्होंने जल्दी रियलाइज कर लिया था कि उनकी सोसाइटी इतनी backward क्यों है. They started preaching the people against the prevailing social evils and superstitions. So इन लोगों ने अब लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया था कि social evil क्या है और superstitions क्या है. Superstition जिसे आप कहते हो अंधविश्वास. The society in the 19th century was in the grip of social evils. So ये जो society थी 19th century में ये social evils को बहुत माना करती थी. Such as the caste system को बहुत मानती थी. Practice of sati and पर्दा system, polygamy, female infanticide, child marriage, the restriction of widow remarriage and illiteracy. So ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा माना जाता था इंडिया में, जो कि कुछ social evils थे. So इनके खिलाफ लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया इंडियंस ने, जो educated Indians थे. Now let's learn about the position of women in the early 19th century. So 19th century में जो women थी उनकी क्या position थी, that we are going to learn. Female infanticide was a regular practice. This pattern of preference was and still largely connected to the institution of dowry. Since the family's obligation to provide a suitable dowry to the bride's new family presented a major financial liability. So इस समय फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा लोग इसे प्रैक्टिस किया करते थे. डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस था और लोगों से जो है डाउरी मांगा जाता था, दहेज मांगा जाता था, और जो ग्रूम की जो ब्राइड की जो फैमिली है उसे जो है अगर अपनी नई फैमिली में जाना है तो उसे जो है बहुत सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज का सामना करना पड़ता था और डाउरी देना पड़ता था. चाइल्ड मैरिज वाज अ ट्रेडिशन इन इंडिया टू मैरी चिल्ड्रन ऑफन एट एन अर्ली एज. अब चाइल्ड मैरिज भी प्रैक्टिस किया जाता था, लोगों को बच्चों को जो है जल्दी उनकी शादी कर दी जाती थी एक छोटी एज में. गर्ल्स वर ऑफन सीन एज अ बर्डन, गर्ल्स को जो है बर्डन जो है फील किया जाता था उस समय. एज ह्यूज डाउरीज हैड टू बी स्पेंट ऑन देयर मैरिजेस, क्योंकि इनके मैरिज पे मैरिज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्हें डाउरी देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा जो है डाउरी सिस्टम उस समय चल रहा था. Moreover, it was felt that the older they got, the more difficult it would be to get groom. ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाएगी उसके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा. Some girls were married off at young as 5 years old. कुछ लड़कियों की तो 5 साल की होते ही शादी कर दी जाती थी. This practice led to the mortality rate of women
rising especially during childbirth. और इन सब की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट था, मीन्स जो मरने का रेट था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वुमेन में। कब? जब वो चाइल्ड बर्थ देती थी, मीन्स जब वो बच्चे को जन्म देती थी एक छोटी एज में, तो उनकी मौत हो जाती थी। As they themselves were too young to bear child, क्योंकि वो बहुत छोटी थी एक बच्चा पैदा करने के लिए। One of the most barbaric practices prevailed in North and the East India during the period was the sati system. अब इस टाइम पे ही एक सती सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था नॉर्थ और साउथ इंडिया में, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। As per this system, the woman was proclaimed to be sati on or victorious woman if she burned herself on her husband's funeral pyre. So इस समय जो औरतें थी उन्हें जो है उनके हस्बैंड की डेथ के साथ ही उसी चिता पे बैठा दिया जाता था और उन्हें भी जला दिया जाता था। इसे सती सिस्टम कहा जाता है। Due to this suppression, a number of women were forced to be burned alive on the funeral of pyre of their husband. और इसी की वजह से बहुत सारी औरतों की जान गई। जैसे उनके हस्बैंड की डेथ होती, उन्हें सती उस जो है चिता पे बैठाया जाता था, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी। Polygamy was normal practice for men. They have more than one wife as it had legal sanction. उस समय polygamy बहुत ज़्यादा था, लोग जो है एक से ज़्यादा वाइफ्स रख सकते थे। And these practices divested women of their customary rights and freedom in marriage. So इस सिस्टम की वजह से जो women थी वो अपनी rights जो है enjoy नहीं कर पाती थी और marriage में उन्हें कोई भी freedom नहीं मिलती थी। Widows were not allowed to remarry. जो widows थी, जो विधवा थी, उन्हें फिर से शादी करने की अनुमति नहीं थी। Even if they were widowed at a young age, भले ही एक छोटी उम्र में वो विधवा बन गई हो, लेकिन उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। They were forbidden for joining any festivities. वो किसी भी तीज त्योहार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। And they had to follow a strict dietary norm. उन्हें कुछ dietary norms को भी follow करने पड़ते थे, which comprises mostly of low nutritious food, जिसमें उन्हें कम nutritious food दिया जाता था। Widows were often made to feel like outcast, और जो widows थे उन्हें कास्ट से बाहर ऐसा ट्रीट किया जैसे वो कास्ट से बाहर है। Most women in this period had no access to education, और इस टाइम की जो औरतें थी उन्हें एजुकेशन नहीं मिलती थी। They remained in the dark about their rights. उनके जो भी rights हैं वो उन्हें पता नहीं थे। So they were constantly subjected to exploitation, exclusion and subordinate. So उनके साथ हर तरीके के जुल्म हुआ करते थे। International Women's Day, 8 March, is an occasion to celebrate the progress made towards achieving gender equality and women empowerment, but also critically reflect on those accomplishments to strive for a greater monuments towards gender equality worldwide. Now, children, let's learn about the initiatives of colonial administrators. So, क्या-क्या initiatives किए इन colonial administrators ने? Many British thinkers and administrators saw India as a barbaric country. So बहुत सारे जो इंडियन ब्रिटिश थिंकर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। They also believed that as rulers they were on the civilizing mission. उन्हें ऐसा लगता था कि क्योंकि वो रूलर्स हैं तो वो लोग एक civilizing mission पे हैं, लोगों को civilise करना उनका काम है। So they posed themselves as protectors of Indian women against brutal traditional practices. So उन्होंने अपने आप को protectors बनाया इंडियन वुमेन का, उनके वुमेन्स के खिलाफ जो भी जाती होती थी उसके खिलाफ ही लड़ते थे। These administrators passed many laws to improve the status of women in India. So women के status को improve करने के लिए इन ब्रिटिशर्स ने काफी सारे rules बनाए, बहुत सारे acts pass on किए। Lord Wesley banned the religious custom of child sacrifice in Sagar Island in the Bay of Bengal. So Lord Wesley थे, इन्होंने एक कस्टम था जिसमें जो है बच्चे को जो है आपको जो है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब दान दे देना पड़ेगा। So इस सिस्टम को उन्होंने बंद किया, वहां पे जाके बे ऑफ बंगाल में उस बच्चे को मारना पड़ता था, तो वो बंद किया उन्होंने। Though the ritual practices were stopped, the less visible practice of female infanticide continued unabated in western and northern India. So अब बहुत सारे रिचुअल्स थे जिसमें से फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स जो
लड़कियां जन्म लेने वाली होती तो उन्हें मार दिया जाता था, पहले ही माँ की गर्भ में ही उन बच्चों को मार दिया जाता था, उन गर्ल्स को मार दिया जाता। तो इसे भी ये भी सिस्टम बहुत ज्यादा नॉर्थ और वेस्ट में फॉलो किया जाता था। इन दीज रीजन्स हाई कास्ट लैंड owning families found it difficult to get suitable groom for their daughter to pay high amount of dowry. अब इन जगहों पे जो बहुत ज्यादा हाई कास्ट के लोग थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, इन लोगों को अपनी बेटे के लिए ब्यूटीफुल इन्हें अपनी बेटियों के लिए जो है ब्यूटीफुल ग्रूम नहीं मिल पा रहे थे, सूटेबल ग्रूम्स नहीं मिल पा रहे थे, या फिर ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डाउरी पे करना पड़ता था। सो दे रिसोर्टेड टू किलिंग न्यू बॉर्न बेबी गर्ल्स clandestinely after their birth. सो ऐसे में क्या करते थे, जैसे कि कोई बेबी गर्ल बॉर्न होती थी उनकी फैमिली में, उससे वो जन्म लेते ही मार देते थे। The British authorities tries to persuade the Indians to do away with these practices, and after 1830 sought to force them to desist for the practice. So Britishers ने इन सारी practices के खिलाफ काफी लड़ाई की, and the talk of the legal ban on this practice was halted by the revolt in 1857. So इन सारे practices को ban करने के लिए जो है कई सारे जो legal talks किए गए, and was kept on hold. 1857 में कई सारे ऐसे talks किए गए, लेकिन उसे hold पे रख दिया गया। It was only in 1817 that the Female Infanticide Prevention Act was passed by the Viceroy Council. So 1870 में जाके एक एक्ट पास ऑन हुआ जिसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रिवेंट किया जा रहा था, और ये वाइसरॉय काउंसिल में पास ऑन हुआ ये एक्ट। However, even after that, there were reports of abject neglect of the female child, resulting in mortality, which could not be detected prevented by law. So इस लॉ के पास ऑन होने के बाद भी लोग ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रख रहे थे। हाउ चेंजेस केम अबाउट मूवमेंट अगेंस्ट सती। अब आप ये देख सकते हो कि लोग यहाँ खड़े हैं और एक मैन की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ को उसकी चिता पे बैठा दिया गया और उसे भी साथ में जलाया जा रहा है। So the greatest achievement of that Raja Ram Mohan Roy is remembered for his abolishment of the sati or self-immolation of widow on the funeral pyre of their husband. So राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ लड़ा था और ये उनका बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, and it was a social practice that was prevalent in India since ancient times. So ancient times से ये act चला आ रहा था. However, it was mainly practiced by princely Rajput families in Rajasthan, in central India and in the Vijayanagar kingdom. So ये जो चीज थी ये इन राजपूत फैमिलीज में हुआ करता था, जो राजस्थान के थे या सेंट्रल इंडिया के या फिर विजयनगर किंगडम में हुआ करता था। वहां की जो प्रिंसेस थी वो प्रिंस के साथ ही चिता पे बैठ जाया करती थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स इट रिवाइव on a much wider scale in Calcutta and the regions around it. So British time में ये जो काफी large scale में हो रहा था कैलकाटा और उसके आसपास की जगहों में। Here it became a norm not only in the upper caste but also among the peasantry and the intermediary caste. So ना तो यहाँ पे सिर्फ upper caste में ये चीज follow की जा रही थी, but जो peasants थे उनके घरों में भी हो रहा था और जो intermediary caste थे उनके घरों में भी ये हो रहा था। The lower caste tried to gain social legitimacy by following the practice of the high caste. So ये जो lower caste है ये जो भी high caste करता था उसको ही follow किया करता था। Apart from the sociological reasons of the religion, notion of an ideal wife, following her husband in life and in death, the other factors was the greed of the relatives. So यहाँ पे कुछ reasons रखे जाते थे ये act करने के कि जो wife है वो बहुत ज़्यादा जो है आइडियल वाइफ है, बहुत ही ज्यादा वफादार वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी और मौत दोनों ही शेयर कर रही है। और जो दूसरा फैक्टर था वो जो इस फैमिली के इस हस्बैंड वाइफ के जो रिलेटिव्स थे उनकी ग्रीड थी कि अगर ये दोनों मर जाएंगे तो जो बाकी जो इनका जो भी संपत्ति है वो इनकी हो जाएगी। सो ग्रीडी रिलेटिव्स की वजह से भी हुआ करता था। ल्यूर्ड बाय द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द डेड रिलेटिव्स, ये जो है जो भी
ये डेड रिलेटिव्स से इनकी जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी थी उसे मिल जाएगी। द फैमिली मेंबर्स ऑफन पुश द विडो इनटू द फ्यूनरल पाइल। तो इस लालच में जो फैमिली मेंबर्स थे उस विडो को अपने हस्बैंड के साथ उनके जो है फ्यूनरल पायर में फेंक देते थे, धकेल देते थे। The Christian missionaries were the first to challenge this practice, but it was under Raja Ram Mohan Roy that the movement gained momentum. So Christian missionaries जो थी वो इसके खिलाफ थे, लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट जो है वर्कआउट किया तो उन्हें जो है आप कह सकते हो कि he got momentum in this. And finally, Governor General William Bentinck prohibited sati in 1829 by the government regulation. और 1829 में जनरल विलियम बेंटिक ने जो है एक रूल बनाया जिसमें से जो है खत्म कर दिया गया। Now, movement of widow remarriage. ईश्वर चंद्र विद्यासागर took up the cause of widow remarriage. So ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने widow remarriage को जो है खत्म किया। And the Hindu Widow Remarriage Act of 1856, which was passed due to his efforts, however, failed to make his practice socially acceptable. So इनके जो भी ये practices थे, जो भी ये इनकी efforts थे, वो fail हो गए थे. He failed in getting widows remarried as it involves social content and a change in the mindset of the people. सो ये जो विडोज हैं इनके रीमैरिज में फेल हो गए हैं क्योंकि ऐसी कोई भी चीज करने के लिए सोशल कंटेंट चाहिए, सोसाइटी से कंसेंट चाहिए और लोगों का माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, तभी विडो रीमैरिज हो सकता है। As a result, the practice of widow remarriage remained rare and exceptional among the educated class of Bengal. So जो educated class था बंगाल का, वहां पे भी ये प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल से हो पाता था। The situation was no different in Western India, where as early as 1841, an anonymous Marathi Brahman reformer had advocated for remarriage of infant widows. So 1841 में एक मराठी ब्राह्मण थे, उन्होंने जो infant widows थे उनकी शादी कराई थी, and this did led to some awakening among the Western education middle class in the 1860s. और जिसके बाद 1860s में जाके जो वेस्टर्न एजुकेशन जो लोग थे उनके अंदर जागरूकता आई थी। But the movement of widow remarriage did not gain much momentum, and by the end of the century only 38 widows had been remarried. So एक सेंचुरी खत्म होने के बाद सिर्फ 38 women widows थी जिनकी शादी हुई थी। Even in those cases, the couples were subjected to enormous social pressure and ostracism. और उस केस में भी जो कपल्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर रहता था। By the end of the century, even among the lower caste, widows were not encouraged to remarry. So lower caste था, वहाँ पे भी women को जो है remarry करने के लिए encourage नहीं किया जाता था। This made social reformers like Jyotiba Phule attack the concept of celebrate widowhood. ज्योतिबा फुले जो थी वो widowhood के इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थी। The reform movement in the Madras Presidency in the support of widow remarriage was started by Veer Sanglim Pantalu. So Veer Sanglim Pantalu ने एक रिफॉर्मर थे, इन्होंने सपोर्ट किया था विडो रीमैरिज को and he founded a society of social reformers in 1879 for this purpose. So उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्मर्स को इकट्ठा किया 1879 में। The first widow remarriage in this region was officiated by him in 1881 और उनके द्वारा ही जो पहला widow remarriage था वो 1881 में हुआ। Movement against child marriage in the Bengal, विद्यासागर continued his reform movement. So बंगाल में जो विद्यासागर थे उन्होंने अपने रिफॉर्म मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, directing it against polygamy and later child marriage. He finally secured the Age of Consent Act in 1860. 1860 में उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसका नाम था Age of Consent, and the act fixed the age of consent or the consummation of marriage at
10 years of age of women. It was raised to 12 years by the legislation passed in 1891. However, census statistics show that child marriages continue to be widely practiced among all social segments alike well into the 20th century. So इन्होंने जो कंसेंट निकाला था उसमें इन्होंने एक एज सेटअप की थी गर्ल्स की मैरिज की, वो थी 10 years, 10 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे जाके लेजिस्लेशन ने इसमें कुछ करेक्शन किया। 1891 में इस एज को बढ़ा के 12 years कर दिया गया, और लेकिन उसके बाद भी ये चीजें 20th century तक चलती रही। नाउ वुमेन रिफॉर्मर्स, कौन कौन सी वुमेन रिफॉर्मर्स थी? Here you can see the picture of the first reformer, that is Pandita Ramabai. She was a social reformer and activist in India. She was born into a Brahmin family, but she later converted to Christianity. So ये एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में क्रिश्चियन बन गई. And she started the Arya Mahila Samaj to serve the widows and helpless women in India. इन्होंने आर्य महिला समाज को एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे विडोज को और हेल्पलेस वुमेन को अपने पास रखती थी। रामाबाई चैंपियन द कॉज ऑफ इम्प्रूविंग द प्लाइट ऑफ इंडियन वुमेन एंड द एमांसिपेशन। रामाबाई ने चैंपियनशिप इस चीज में पा रही थी। उन्होंने जो इंडियंस थी, इंडियन वुमेन थी, उनकी जो चीजें थी उसमें इम्प्रूवमेंट ले आई थी। एंड टू दिस एंड शी विजिटेड मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से वो इंडिया के कई पार्ट्स में गई, एंड इवन वेंट टू ब्रिटेन एंड द यूएसए, और उसके अलावा वो ब्रिटेन और यूएसए भी गई। शी वॉज ऑल्सो पोएट एंड अ स्कॉलर, वो एक पोएट और स्कॉलर भी थी। शी रोट मेनी बुक्स इंक्लूडिंग द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, which showed the condition of which Hindu women were subjected, including child brides and child widows and their treatments by the government and society. So उन्होंने कई सारी जो है बुक्स लिखी, जिसमें वो चाइल्ड ब्राइड्स के बारे में लिखा, उन्होंने चाइल्ड विडोज के बारे में लिखा, और कैसे जो है सोसाइटी और गवर्नमेंट उन्हें ट्रीट करती है। She had a strong view of what should be accomplished so that women would be able to have more freedom. So उनके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू था कि क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश कर लेनी चाहिए ताकि जो एक वुमेन है वो उसे ज़्यादा फ्रीडम मिल सके। इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ विडो एंड चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स और वुमेन को प्रोटेक्शन विडोज को प्रोटेक्शन मिल सके, एंड मेनी ऑफ whom were made destitute by their laws, और बहुत सारी जो ऐसी वुमेन थी जिन्हें जो है लॉज ने डिस्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट इज बेगम रुकैया। बेगम रुकैया was another noted social reformer who championed the cause of women in Bengal. So इन्होंने भी वुमेन के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और जो है बहुत सारे काम किए। She advocated for education of women and espoused their participation in all the spheres of their life. उन्होंने वुमेन्स को जो है बोला कि हर स्पीयर जो लाइफ के जितने भी स्पीयर्स है सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। She channelized her efforts mainly towards Muslim women who were confined under the पर्दा system. So उनका जो मेन मोटिव था, जो मुस्लिम्स थे वो पर्दा सिस्टम के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थे, तो उसे दूर करना था। रुकैया's husband सैयद Sakhavat Hussain, a magistrate, also encouraged her to carry the mantle of reform. And Ruqayya realized the importance of education in the emancipation of women. So she set up a school for Muslim girls in 1909. So उन्हें पता था कि जो लेडीज हैं या जो वुमेन हैं उन्हें एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने एक मुस्लिम गर्ल्स के लिए एक स्कूल सेटअप किया था। Begum Ruqayya went from door to persuade parents to enroll their daughters when the school moved to Calcutta in 1911. So Begum Ruqayya डोर टू डोर गई, अपने जो भी पेरेंट्स थे उन्हें मनाने के लिए कि वो अपने बच्चों का एडमिशन, अपनी गर्ल्स का एडमिशन स्कूल में कराएं। She also realized that education in itself would not carry that great an impact without economic development. So उन्हें ये भी पता चल गया था कि एजुकेशन जो है बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के
जो है impactful नहीं होगा. To that end, she encouraged a revival of craft industry in which women could successfully work from their home. So इसके साथ उन्होंने क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी अपना नाम कमाया, जिसमें जो वुमेन थे उन्हें जो है वो अपने घर से काम कर सकती थी. Some other social reformers. In Maharashtra and parts of West India, the lead of reforming the condition of women was taken by people like Mahadev Govind, Ranade Ramakrishna, Bandarkar, Jyotiba Phule and Pandita Ramabai. So महाराष्ट्र में और जो डिफरेंट पार्ट से वेस्टर्न इंडिया के, वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर थे जिन्होंने वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सारे वर्क किए. In Western India, Jyotiba Govindrao Phule, popularly known as Jyotiba, did much to reform the plight of downtrodden women and the widows. So, women और widows की upliftment के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया. He founded the Satya Shodhak Samaj in 1873. 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज जो है ढूंढा था, which was open to all classes women including women, जिसमें जो है सारे क्लास के लोग आ सकते थे और वुमेन्स भी आ सकते थे. Jyotiba himself taught his wife Savitribai Phule that she could teach the girls and women of the lower caste. So वो अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले को भी ये सिखाते थे कि वो वुमेन्स को टीच कर सकती हैं जो लोअर कास्ट की हैं. They both opened many schools for girls and in around Pune. The first one was opened in 1848. So इन्होंने बहुत सारे schools खोले, जिसमें से एक था 1848 में खोला गया. They also opened a school for the monks and mahars who were of the downtrodden caste. So नीची जात के लोगों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे schools खोले थे. Impact of the reform movement. So reform movement का क्या impact है? Let's read. These movements saw the rise of women, such women as Tarabai Shinde, Ramabai, Anandibai Joshi, Rajkumari, Amrit Kaur, Sarojini Naidu and Muthu Lakshmi Reddy, who contributed significantly to the national movement. इन सब ने national movement की तरफ contribute किया था, as well as the women in emancipation. However, reforms through legislation remained generally ineffective. यहाँ जो reforms थे वो ineffective रहे. These reforms affected only a few women belonging to the upper caste. और ये जो reforms थे इन्होंने कुछ women's को affect किया था जो upper class की थी, and that too of the restricted way. और इन्हें जो है affect किया था एक restricted way में. For the most part, women remained recipient of male patronage. So ज़्यादातर areas में जो women थे वो male के according चलती थी. This also signified the patriarchal control of the educated male over the private spheres of the domestic arena reserved for women. So इसकी वजह से जो control था educated males का, जो एक private sphere में चल रहा था या domestic way में चल रहा था, वो अब reserve हो चुका था women के. Now let's do this question answer. Here the first question is, what were the hardships that the widow in the 19th century were subjected to? So जो widows थे उनके साथ क्या क्या था? So they were not allowed to remarriage and sati pratha was also carried on. Why was it difficult for widow to remarriage? So remarry करने के लिए widows क्यों नहीं? They were not allowed. This you have to write. What is Pandita Ramabai's contribution to reform movements? So इनका क्या contribution है? Why did people belonging to lower caste in Bengal start practicing sati? So जो लोग थे low caste के बंगाल में वो सती क्यों practice करना start कर दिया? Because they looked at the people in the upper caste and they were practicing this, so they were following the upper caste. What did Vidyasagar do for widow remarriage? Widow remarriage के लिए उन्होंने क्या rules निकाले? And why was the implementation of the law banning sati so difficult for the British?
सो इस सती सिस्टम को बैन करना कितना क्यों डिफिकल्ट था ब्रिटिशर्स के लिए. And why did the evil practice of child marriage became prevalent in India? Child marriage क्यों बढ़ता चला गया इंडिया में? In spite of the efforts of the government, why is this evil still practiced in some part of the country? So अभी भी कुछ parts of country के वहाँ पे क्यों practice किए जाते हैं? Because people thought that if the girls will grow, it will not be possible to find a suitable groom for them, and whenever a girl is born in their house, a large amount of dowry is needed for their marriage. So that's why they used to practice this evil child marriage. And highlight the various legislation passed by the British government to improve the condition of women in the India. Highlights the efforts of the various reformers to improve the condition of widow in India in the 19th century. Did the lot of women improve overall in the 19th century? So क्या बहुत सारी women जो है improve किया था उन्होंने 19th century में? So children, find out the answers and write it here. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.